हेलो स्टूडेंट्स। अब जो है हम बात करने वाले हैं ऑडिटिंग की यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में जो है हमें अंकेक्षण की नियुक्ति कैसे की जाती है, एकाकी व्यापार हो, साझेदारी फर्म हो या कंपनी हो, अंकेक्षण की योग्यताएं क्या है, उसकी अयोग्यताएं क्या है, कौन व्यक्ति जो है कंपनी का या एकाकी व्यापार का ऑडिटिंग कर सकता है, उसके अधिकार क्या है अंकेक्षक के, उसके दायित्व क्या है, और इसके साथ ही कम अंकेक्षक के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसका प्रारूप क्या है। तो यूनिट 4 में हमें ये सब चीज़ें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि अंकेक्षक की योग्यताएं क्या क्या हैं। कौन व्यक्ति अंकेक्षक बन सकता है। तो पहला हमारा हो गया योग्यताएं, क्वालिफिकेशन फॉर ऑडिटर सीए। फिर अयोग्यताएं, अंकेक्षक कौन व्यक्ति जो है वह अंकेक्षक नहीं बन सकता है, अयोग्यताएं। और पारिश्रमिक, अंकेक्षक को जो अमाउंट रेम्यूनरेशन पे किया जाता है वो कितना होता है। तो वो सब चीजें हम यहाँ पर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अंकेक्षक की योग्यताएं कंपनी एक्ट 2013 में बताई गई है कि भारत में ऐसा ही व्यक्ति अंकेक्षक बन सकता है जिसने सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास कर ली हो। तो अंकेक्षक की योग्यता में आपको क्या लिखना है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत वही व्यक्ति किसी संस्था का अंकेक्षक बन सकता है, ऑडिटर बन सकता है जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के द्वारा ICAI के द्वारा आयोजित परीक्षा को पास कर लिया है। ठीक है, तो कौन बन सकता है, जिसने CA की परीक्षा पास कर ली हो। तो ये हो गई उसकी योग्यताएं। और दूसरी एक होती है, यदि पार्टनरशिप फर्म है, साझेदारी फर्म है और उसका काम है अकाउंट्स चेक करना, होती है ऐसी अकाउंट्स चेक करना, तो उसमें अकाउंट्स चेक करने का काम यदि इस पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है ABC और ये तीनों जो है अकाउंट्स को चेक करने का काम करते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट बनाई जाएगी अकाउंट्स को चेक करने के बाद वो इसमें से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, जो CA होगा, वही उस पर साइन करेगा। तो हमारे एग्जांपल में मान लीजिए C जो है वो CA है, तो अकाउंट जो है वो तीनों के द्वारा चेक किए जा सकते हैं, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी, ऑडिटर की रिपोर्ट्स बनाई जाएगी, जो प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा अंत में, उस पर साइन सभी डॉक्यूमेंट्स पे कौन करेगा, C करेगा। तो 2 लोग जो हैं वो कैपेबल होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, जो CA यानी अकाउंट्स को चेक करने का काम कर सकते हैं। अब अयोग्यताएं देखें, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। तो पहला अपराधी। अपराधी कौन, किसी CA को छल कपट के लिए या गलत वर्क के लिए, मतलब अकाउंट से छेड़छाड़ करने के संबंध में या छल कपट करने के संबंध में या सही रिपोर्ट न देने के संबंध में किसी CA को अपराधी घोषित कर दिया हो और उसे अभी 10 वर्ष पूरे ना हुए हों, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ऑडिटिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा जो है, किसी कंपनी का संचालक, यदि कोई व्यक्ति है मतलब ऑडिटर है, अंकेक्षक है, वो किसी कंपनी का संचालक है, तो वो किसी दूसरी कंपनी या किसी साझेदारी फर्म का या किसी का भी ऑडिटिंग नहीं कर सकता है। तीसरा, एक अंकेक्षक 20 से ज्यादा, 20 से अधिक एक ही समय में अकाउंट चेकिंग नहीं कर सकता है, ऑडिटिंग नहीं कर सकता है। या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, यदि आपने जो है किसी ऑडिटर से कांटेक्ट किया
कि आप हमारी कंपनी में जो है अंकेक्षण का कार्य कर देंगे, तो ऑलरेडी यदि वो 20 कंपनी में ऑडिटिंग कर रहा है, 20 कंपनियों के अकाउंट्स चेक कर रहा है अभी रिसेंटली, तो आपने जो उससे ऑफर किया है कि हमारी कंपनी में आप अकाउंट चेक कर देंगे, तो यदि वो ऐसा ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, तो एक अंकेक्षक एक समय में 20 से अधिक कंपनियों का अंकेक्षण नहीं कर सकता है। तो मैक्सिमम लिमिट क्या है, 20। ठीक है। इसके बाद जो है, यदि किसी अंकेक्षक के रिश्तेदार की कंपनी हो, रिलेशन हो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ऑडिटर है उसके किसी रिलेटिव की कंपनी है और वही उसमें ऑडिटिंग कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। 5वां, यदि किसी सीए का रिलेशन, संबंध, व्यवसायिक संबंध उस कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो। व्यवसायिक संबंध का अर्थ समझते हैं कि अंकेक्षक को उससे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन, उससे फायदा हो रहा हो, कहीं लाभ मिल रहा हो। तो यदि जो है किसी सीए का व्यवसायिक संबंध हो, बिजनेस रिलेशन हो, कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उसकी होल्डिंग कंपनी से हो, उसकी सहायक कंपनी से हो, उसकी शाखा से हो, तो वह भी जो है इसमें अयोग्य होता है, वो फिर कंपनी का सीए नहीं बन सकता है। फिर कंपनी के संचालक मंडल का रिलेटिव हो, संचालक मंडल में से किसी संचालक का रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, तो वह व्यक्ति भी क्या नहीं बन सकता, ऑडिटर नहीं बन सकता है, किसी कंपनी के जो है अकाउंट्स को चेक नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर कंपनी के जो आउटसाइडर हैं, कंपनी का जिनसे व्यवसायिक संबंध है, कंपनी जहां से बिजनेस करती है, कंपनी ने कहीं से ऋण लिया है, उसके रिलेशन में कोई सीए हो, ऋण लिया हो, बिजनेस संबंध हो, व्यवसायिक संबंध हो, और उसका सीए से कोई संबंध हो, तो ऐसा सीए भी जो है किसी कंपनी का अकाउंट्स को चेक नहीं कर सकता है। इन सब के पीछे रीजन यही है कि चूंकि यदि सीए का कोई पर्सनल व्यक्तिगत लाभ उद्देश्य कंपनी में इन्वॉल्व रहेगा, तो जब ऐसा माना जाता है कानून की नज़र में कि जब वह अकाउंट्स को चेक करेगा तो क्या कंडीशन हो सकती है कि अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ हो, या वह जो कंपनी में गड़बड़ चल रही है उसको वो उजागर न करे। तो इस तरीके से आपको यदि अयोग्यताएं आती हैं कि कौन व्यक्ति जो है अंकेक्षक या ऑडिटर नहीं बन सकता है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो सीए है, जो कंपनी के अकाउंट्स को चेक कर रहा है, हिसाब किताब में त्रुटियों को मिला रहा है, गड़बड़ को पकड़ रहा है, उसको कितना पारिश्रमिक दिया जाए। तो इसके डेफिनेशन जो है, इसके रूल्स जो है, कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 142 के अंतर्गत डिफाइन है, जिसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है कि पारिश्रमिक के संबंध में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार और अपनी सुविधा अनुसार किसी भी अंकेक्षक को कितना भी पारिश्रमिक दे सकती है। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कितना पारिश्रमिक दिया जाता है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गई उसकी योग्यताएं, अयोग्यताएं। अब जो है हम अगला टॉपिक बात करेंगे कि किसी एकाकी व्यापार का अंकेक्षण करना हो या वहां नियुक्त करना है तो क्या कंडीशन है। साझेदारी फर्म में यदि किसी ऑडिटर को, अंकेक्षक को नियुक्त करना है तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और कंपनी में यदि किसी अंकेक्षक को नियुक्त करना है तो उसकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, उसके नियम आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार मतलब सोल ट्रेडरशिप। 3 कंडीशन में हम नियम देखेंगे। एकाकी व्यापार में अंकेक्षक की नियुक्ति, साझेदारी फर्म में अंकेक्षक की नियुक्ति, और कंपनी में
अंकेक्षक की नियुक्ति। आपको तीनों में से किसी एक का सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है या तीनों का शॉर्ट में लिखने को आ सकता है। तो सबसे पहले एकाकी व्यापार में अंकेक्षक की नियुक्ति किस तरीके से होगी। एकाकी व्यापार मतलब जिसमें व्यावसायिक क्रियाओं पर संपूर्ण संचालन, व्यावसायिक क्रियाओं का संपूर्ण संचालन, निर्णय लेने का अधिकार एक ही व्यक्ति के पास होता है, उसके मालिक के पास। तो इस संबंध में भी यह रूल है कि एकाकी व्यापार में किसी भी अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्यता नहीं रखी गई है कि वह अपने खातों की ऑडिटिंग करवाए, अंकेक्षण करवाए। तो यदि किसी भी व्यापारी को ऐसा महसूस होता है कि उसे अपने व्यवसाय में अंकेक्षक को नियुक्त करना है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार कभी भी किसी सीए को अपनी कंपनी, अपने व्यापार का ऑडिटिंग के लिए नियुक्त कर सकता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार के कोई नियम नहीं है। ठीक है, अब ये नियुक्ति हो गई इसमें। अब अंकेक्षक के क्या अधिकार रहेंगे और क्या कर्तव्य रहेंगे। हम यहाँ एग्जाम्पल ले लें कि मिस्टर राघव हैं और वो सीए हैं, तो वो किसी सोल ट्रेडरशिप का, किसी बिजनेस का जो है अकाउंट्स चेक करने गए हैं, तो उनके क्या क्या राइट्स रहेंगे। तो देखिए इसमें जो है आपको अंकेक्षक के एक अधिकार क्या क्या हो सकते हैं वो हमें इसमें डिफाइन करना है। क्या क्या चेक करेगा वहां पर, तो लेखा पुस्तकों की जांच करेगा, फिर बिल व वाउचर मांग सकता, उसका अधिकार है कि वो बिल और वाउचर मांग सकता है, वो प्रमाण मांग सकता है, प्रमाणन, और पूछताछ कर सकता है, उसको ये अधिकार है। कहीं भी संस्था में आ जा सकता है, जाने आने की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति से वो जो है इंक्वायरी ले सकता है, पूछताछ कर सकता है, किसी भी संपत्ति का परीक्षण कर सकता है, कोई भी हिसाब किताब की पुस्तकें देखने का उसको अधिकार होता है। कर्तव्य क्या रहेंगे। कर्तव्य में हमेशा हम तीनों कंडीशन में कर्तव्य पढ़ेंगे। तो कर्तव्य जो है, ड्यूटीज में आपको क्या ध्यान रखना है कि अंकेक्षक को हम किस लिए अपॉइंट करते हैं। किसी भी संस्था में ऑडिटर इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि वह अकाउंट्स को प्रॉपर चेक कर ले कि जो एंट्री है वो सही है और उस एंट्री में किसी प्रकार की छल कपट नहीं है। तो अंकेक्षक का क्या कर्तव्य है कि वह सभी लेखा पुस्तकों को व्यवस्थित चेक करे, सारी एंट्रीज जो है बिल और वाउचर के अकॉर्डिंग है या नहीं है वो चेक करे, सही तरीके से प्रमाणन मतलब वाउचिंग मतलब जो बिल्स वगैरह है वो प्रॉपर रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं, जो पूछताछ उसने की है वो सही तरीके से हो, मर्यादित हो, किसी भी इस प्रकार के क्वेश्चन न किए जाए जो किसी की व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचे। फिर संपत्ति का परीक्षण करे तो उससे व्यक्तिगत लाभ न कमाए और जो लेखा पुस्तकें और डॉक्यूमेंट उसने मांगे हैं उनको समय के हिसाब से वापस कर दे। तो इस प्रकार से ये इसके कर्तव्य होते हैं। अब अभी हमने पढ़ा कि किसी भी एकाकी व्यापार में अनिवार्य नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत कुछ ऐसे सोल ट्रेडरशिप हैं जिनका अंकेक्षण अनिवार्य है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एकाकी व्यापार में अनिवार्य अंकेक्षण। तो इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम 1961 के अकॉर्डिंग कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहां पर बिजनेस का अंकेक्षण करवाना कंपलसरी है। वो कौन कौन से हैं, तो वो आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसीलिए आप नोट कर लें। सेक्शन 44AB, AD और AF, 44 AF, ये कुछ संस्थाएं जो हैं ठेकेदार, फुटकर व्यापारी,
फुटकर व्यापारी और परिवहन संबंधी, इनके लिए जो है अपने खातों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। और इस संबंध में जो राशि दी गई है वो राशि क्या दी गई है, यदि व्यापार है और जिनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक है, 1 करोड़ रुपए से अधिक है, तो उन्हें अपना अंकेक्षण करवाना कंपलसरी है। और यदि प्रोफेशन है, पेशा है, तो इसमें समय सीमा दी हुई है 25 लाख रुपए से अधिक। तो यदि कोई बिजनेस ऐसा है तो उसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक का यदि टर्नओवर हो रहा हो, सकल आवक, ठीक है। और पेशा प्रोफेशन समझते हैं, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, इनके इसमें दिया है सकल प्राप्ति कितनी हो, 25 लाख रुपए से अधिक हो, तो यह एकल व्यापारी होने के बावजूद इन्हें कंपलसरी ऑडिटिंग करवाना है, अपने अकाउंट्स चेक करवाना है, अनिवार्य अंकेक्षण। और ये जो मैंने लिखा है सेक्शन 44AB, AD और AF, इसमें यह नियम है कि इनका सकल आवक भले ही 1 करोड़ रुपए से या 25 लाख रुपए से कम हो, तब भी इन्हें अपना अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति की आय है वह, उस पर टैक्स जो है इनकम टैक्स वो मानी गई आय पर माना जाता है। जैसे एडी की बात करूं मैं तो 6% जो है सकल आय मानी जाती है, उसकी टोटल टर्नओवर का 6% उसकी इनकम मान ली जाती है और उस पर टैक्स देना पड़ता है। और यदि नॉर्मल कंडीशन में देखें तो नॉर्मल कंडीशन में इनकम टैक्स की रेट ज्यादा है। तो दो चीजें पढ़ी हमने इसमें कि 1 करोड़ से अधिक और 25 लाख रुपए से अधिक यदि किसी एकल व्यापारी का है तो उसे कंपलसरी अपना ऑडिट करवाना है। लेकिन यदि वो इस सेक्शन के अंतर्गत आता है, 44AB, AD और AF के अंतर्गत यदि वो आता है, तो उस पर यह राशि की लिमिट नहीं लगेगी। इन्हें इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपने खातों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, तभी उन्हें इनकम टैक्स में रियायती दर की जो कंडीशन है इनकी सकल आय मानने की, वो छूट मिल पाएगी। और इसमें यह भी नियम है इन लोगों के लिए कि जो अंकेक्षण है वो निर्धारित तिथि के पूर्व हो जाना चाहिए, निर्धारित तिथि के पूर्व। तो वो निर्धारित तिथि क्या है, यदि कंपनी है तो 30 नवंबर और अन्य किसी दशा में 30 अक्टूबर। इस निर्धारित तिथि के पूर्व जो है इस प्रकार के बिजनेस का अंकेक्षण हो जाना कंपलसरी है, तभी जो है उन्हें ये अनिवार्यता वाली जो कंडीशन है और जो रियायती दरों से टैक्स में छूट मिलती है वो मिल पाएगी। ठीक है, तो ये हो गया, आपको अलग से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव में भी ये चीजें आ सकती है। अब हम बात करेंगे साझेदारी फर्म। तो साझेदारी फर्म के अधिनियम के अनुसार या कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार किसी भी साझेदारी फर्म का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य नहीं है। जब भी किसी साझेदारी फर्म को रिक्वायरमेंट लगती है, आवश्यकता लगती है, या उन्हें किसी भी प्रकार का संदेह होता है कि फर्म में किसी प्रकार का छल कपट हुआ है या गलतियां हो रही हैं या पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो कंपनी जो है सभी साझेदार की सहमति से किसी भी व्यक्ति को जो योग्य है उसको अंकेक्षक नियुक्त कर लेंगे और उसे जो है काम सौंप देंगे। इसमें भी यदि आपको लिखना है तो अंकेक्षक के अधिकार और कर्तव्य सेम रहेंगे कि क्या क्या अधिकार होंगे और क्या क्या कर्तव्य होंगे। तो साझेदारी फर्म में कोई एक्सेप्शन रूल नहीं है, कुछ नहीं है। अब हम बात करें कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति के नियम। तो कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति के नियम है कि जब कंपनी बनी है, मतलब कंपनी में प्रथम अंकेक्षक,
प्रथम अंकेक्षक कंपनी के बनने के 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। कंपनी बनने के 30 दिन के अंदर अंकेक्षक की नियुक्ति, सीए की नियुक्ति हो जाना चाहिए। अब यदि किसी कंपनी ने बनने के 30 दिन के अंदर किसी सीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त नहीं किया है, तो कंपनी को असाधारण सभा बुलाकर, असाधारण सभा, ठीक है, उसको कॉल कर 90 दिन के अंदर अंकेक्षक की नियुक्ति करना होगी। ठीक है। और यदि कंपनी पुरानी है, चल रही है, तो वार्षिक साधारण सभा में अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव पारित करके कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में की जाती है। और कोई भी अंकेक्षक किसी कंपनी का अंकेक्षक 5 वर्ष तक बन सकता है, और 2 बार 5 वर्ष तक बन सकता है, लेकिन लगातार 2 बार 5 वर्ष तक नहीं बन सकता है, गैप होना चाहिए। लेकिन कोई भी अंकेक्षक किसी कंपनी का 2 बार से ज्यादा, मतलब उसने पहली बार में 5 साल पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और दूसरी बार में फिर से 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसके बाद वो कभी भी उस कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। समझ में आया आपको कि कोई अंकेक्षक जो है नियुक्त किया है तो उसकी नियुक्ति की समय सीमा क्या होगी? 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद फिर से साधारण सभा में अंकेक्षक की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा जाएगा और अंकेक्षक को नियुक्त किया जाएगा। ऐसा 2 बार जो है हो सकता है, लेकिन 2 बार के बाद तीसरी बार वो व्यक्ति कभी भी उस कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त नहीं होता है। अब अंकेक्षक की नियुक्ति के जब नियम आएंगे तो आप इस तरीके से नियुक्ति के नियम लिख लेंगे, ये सारी चीजें उसमें जो है आप लिखेंगे। अब कंपनी जो है कब अंकेक्षक को हटा सकती है, निष्कासित कर सकती है, मतलब कंपनी से निकाल सकती है। तो जब भी अंकेक्षक के द्वारा व्यवस्थित काम नहीं किया जा रहा है या उसके द्वारा समयानुसार रिपोर्ट्स बनाकर नहीं दी जा रही है, या वह कंपनी के कार्य में सहयोग नहीं कर रहा है, या सरकारी अंकेक्षण के व्यक्ति के साथ सहयोग नहीं कर रहा है, उनके द्वारा पूछी गई जानकारी को नहीं बता रहा है, तो उन सभी कंडीशन में कंपनी साधारण सभा में प्रस्ताव रखकर किसी भी अंकेक्षक को कंपनी से बाहर कर सकती है। ऐसे रीअपॉइंटमेंट, पुनर्नियुक्ति, तो कंपनी जो है किसी भी अंकेक्षक की रीअपॉइंटमेंट कर सकती है। नियम वही रहेंगे कि वह साधारण सभाओं में प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और किसी रीजन से कोई सीए जो है बीच में ही छोड़कर चला गया है, तो उस कंडीशन में कंपनी असाधारण सभा बुलाकर उसमें प्रस्ताव रखकर किसी भी नए सीए को अपॉइंट कर सकती है। तो ये हमारे जो है नियम किस किस के हुए? एकाकी व्यापार, साझेदारी फर्म और कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति के नियम। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है और ये वाला क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करिए। अब जो है हम अंकेक्षक के अधिकार क्या क्या होते हैं, अंकेक्षक के कर्तव्य क्या है, ड्यूटीज क्या है, और अंकेक्षक के दायित्व, लायबिलिटीज क्या है, उस पर बात करेंगे। तो अंकेक्षक के अधिकार मतलब कि अंकेक्षक जब किसी संस्था में जाता है तो उन्हें किस किस चीजों का अधिकार रहता है, तो वह अधिकार आपको लिखने हैं। मैंने कुछ लिखे हैं, मार्क्स के हिसाब से आप इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अंकेक्षक के क्या अधिकार रहेंगे? अब लेखा पुस्तकों तथा प्रमाणकों को देखने का अधिकार मेन काम ही है सीए का, अंकेक्षक का, ऑडिटर का, कि अकाउंट्स को चेक करना। तो उसे राइट रहेगा कि इंस्पेक्शन टू अकाउंट्स बुक्स एंड वाउचर्स, सारे बिल, प्रमाणक और लेखा पुस्तकों को वो देख सकता है। आवश्यक सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण का अधिकार, सीए जब अकाउंट्स चेक करने जाएगा तो उसे यह राइट है, अधिकार है कि वो जितनी भी सूचनाएं उसे रिक्वायर्ड है अपने इंस्पेक्शन से रिलेटेड, अपने ऑडिटिंग से रिलेटेड, वो सभी सूचनाओं को मांग सकता है। और जो बिल कंपनी के द्वारा लगाए गए हैं उन
बिलों का स्पष्टीकरण जो है, क्लेरिफिकेशन मांग सकता है, उसको अधिकार है। फिर यदि जो है कोई कंपनी ऐसी है जिसकी ब्रांच भी चल रही है, हेड ऑफिस भी है, तो शाखा के कार्यालय के निरीक्षण, तो वो जाकर शाखा में भी इंस्पेक्शन कर सकता है, उससे कोई मनाही नहीं है, पूरा राइट है कि वो जो है हेड ऑफिस का इंस्पेक्शन करे और ब्रांच शाखा का भी निरीक्षण कर सकता है। साधारण सभा से संबंधित सूचनाएं पाने का अधिकार, चूंकि हम ऑडिटर को, अंकेक्षक को अकाउंट्स को चेक करने के लिए अपॉइंट करते हैं, जो बिजनेस का लाभ और हानि दर्शा रहा है उसके वेरिफिकेशन के लिए हम उसे अपॉइंट करते हैं। तो साधारण सभा जो होती है कंपनी की, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रस्ताव रखे जाते हैं और पास किए जाते हैं, तो उससे संबंधित जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, मिनट बुक, उसको भी देखने का, सूचनाएं पाने का पूरा अधिकार है कि साल भर में कितनी साधारण सभा रखी गई, उसमें कौन कौन से जो है नियम और कानून जो है प्रस्ताव पास हुए हैं, वो सब। कानूनी व तकनीकी सलाह लेने का अधिकार, यदि किसी सीए को रिक्वायर्ड है उसके अकाउंट्स को चेक करते समय, तो वह जो है एम्प्लॉयर को, मतलब नियोक्ता को बोलकर किसी लीगल एक्सपर्ट को भी बुलवा सकता है, किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी बुलवा सकता है, उसका अधिकार है। फिर पारिश्रमिक, बट ऑब्वियस है वो काम कर रहा है तो उसके बदले में उसे रेम्युनरेशन जो है वो कंपनी से मिलेगा, तो वो उसको पाने का अधिकार है। निरीक्षण का अधिकार है, इसका अर्थ है कि वह कंपनी में कहीं भी किसी भी मटेरियल को जाकर चेक कर सकता है, भौतिक रूप से सत्यापित कर सकता है, वो चाहे तो भौतिक गणना कर सकता है, वो इंक्वायरी कर सकता है। हमने अंकेक्षण की विधियां पढ़ी थी, तो उसमें से किसी भी विधि के लिए उसे कुछ भी यदि रिक्वायर्ड है, आवश्यकता है, तो वह कर सकता है। अब कर्तव्य क्या रहेंगे, तो स्टूडेंट्स कर्तव्य अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि अंकेक्षक को क्या क्या ड्यूटीज हैं, हम उसको किस काम के लिए अपॉइंट कर रहे हैं। तो विशेष जांच करना, अब ये विशेष जांच करना, इसके मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, आप लोग इसको चाहो तो लॉन्ग आंसर में आता है तो बनाकर लिख सकते हैं। अब विशेष जांच, चूंकि हम सीए को हमारे अकाउंट चेक करने के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, तो रोकड़ पुस्तक की विशेष जांच कर सकता है, सामग्री पुस्तक की विशेष जांच कर सकता है, मजदूरी जो मजदूरी देने के लिए रजिस्टर रखा है उसकी विशेष जांच कर सकता है, संपत्तियों की विशेष जांच कर सकता है। तो आप जो है इसे और इलॉबरेट 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट जितने चाहे आप इसमें लिख सकते हैं। फिर रिपोर्ट देने का कर्तव्य है, ये मेन ड्यूटी है ऑडिटर की, अंकेक्षक की, कि उसने सारे अकाउंट्स जो है वो चेक कर लिए हैं, लास्ट में उसे वह रिपोर्ट देनी है। 2 प्रकार की रिपोर्ट होती है, हम इसके जस्ट बाद उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो अंकेक्षक का कर्तव्य है कि वह रिपोर्ट प्रस्तुत करे। प्रविवरण में दी गई सूचना को प्रमाणित करना, प्रविवरण समझते हैं आप, जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उसके द्वारा पब्लिक को बताने के लिए कि हमारे द्वारा ये कंपनी खोली जा रही है, ये संचालक रहेंगे, ये सीए रहेगा, ये डायरेक्टर रहेंगे, तो वो जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है उसको बोलते हैं प्रविवरण। प्रॉस्पेक्टस वर्ड आपने सुना होगा, कॉलेज में एडमिशन के लिए हम प्रॉस्पेक्टस लेते हैं जिसमें कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, चलाए जाने वाले कोर्सेज। सेम ऐसे ही कंपनी जब स्टार्ट होती है तो वह प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, तो उसमें कोई, क्योंकि उसी के बेसिस पे अंशधारी अपना पैसा लगाएंगे, तो यदि प्रविवरण में कोई भी जानकारी गलत है तो यह जो है अपराध दायित्व है, लाइबिलिटी होता है। इसमें ऑडिटर को कोर्ट, मतलब जेल भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है और फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। रिपोर्ट पर हस्ताक्षर, यदि जो है ऑडिटर ने पूरी रिपोर्ट बना दी है लेकिन उस पर साइन नहीं किए हैं, हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो वह रिपोर्ट वैलिड नहीं मानी जाती है। तो अंकेक्षक का यह दायित्व है कि पूरी रिपोर्ट बन जाने के बाद वह उस पर साइन जरूर करे। सुझाव देने का, यदि जो है अंकेक्षक ने पूरी जांच के दौरान कुछ इस प्रकार की चीजें पाई हैं जिसमें उसे लगता है कि इन्हें यदि बदल दिया जाए या इसमें सुधार कर लिया जाए तो कंपनी और बेहतर हो सकती है, तो अंकेक्षक का यह कर्तव्य है, यह ड्यूटी है कि वह अंत में नियोक्ता को, एम्प्लॉयर को इस संबंध में सजेशन दे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने सैंपल आपको जो है 5 बताए हैं, आप इलॉबरेट करके पॉइंट्स के हिसाब से जो है आप इसमें और लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अंकेक्षक के दायित्व। अंकेक्षक मतलब ऑडिटर की लायबिलिटीज।
लायबिलिटीज की जब हम बात कर रहे हैं, दीवानी दायित्व मतलब सिविल लायबिलिटीज, इसमें लापरवाही के प्रति और कर्तव्य भंग के प्रति। देखिए वैसे तो अकाउंट मतलब जो सीए होता है इसके ऊपर दायित्व मतलब कोर्ट केस करना जो है बहुत टिपिकल रहता है। टिपिकल इन द सेंस जब तक अंकेक्षक के द्वारा जो लापरवाही की गई है या कर्तव्य भंग किया गया है उसके कारण यदि कंपनी को कोई मौद्रिक हानि नहीं हुई है, कंपनी को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है, तो किसी भी अंकेक्षक के ऊपर किसी भी प्रकार का कोर्ट केस नहीं किया जा सकता है। मतलब अंकेक्षक का कोई दायित्व फिर सिद्ध नहीं होता है। समझ में आया? कि मान लीजिए सीए है मिस्टर एक्स, उन्होंने जो है किसी कंपनी का अकाउंट चेक किया और उसमें उनको जब अकाउंट चेक किया और उसमें जो मिस्टेक थी उसको उन्होंने अपनी रिपोर्ट में नहीं दिखाया। अब उसके कारण जो है कंपनी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है कंपनी के मालिक ने कोर्ट केस कर दिया, तो उस कंडीशन में कोर्ट के द्वारा यही डिसीजन जाएगा कि चूंकि अंकेक्षक ने अपना कार्य किया है लेकिन उसके द्वारा जो लापरवाही हुई है उसके कारण कंपनी को कोई भी फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है, मौद्रिक हानि नहीं हुई है, इसीलिए उस पर किसी भी प्रकार का केस फाइल नहीं होगा। अब लापरवाही के प्रति दायित्व कब होगा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब सीए के द्वारा कोई ऐसी गलती रह गई हो लापरवाही से जिसके कारण कंपनी को क्या हो रहा हो, फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो, तो उस संबंध में फिर सीए का दायित्व उत्पन्न हो जाएगा, उस पर जो है फिर मुकदमा चलाया जाएगा। जैसे कि एक केस हुआ था जिसमें अकाउंटेंट ने जो है सीए ने अकाउंट चेक कर लिए, पिछले 5 सालों से कंपनी की चिट्ठे में ये दिख रहा था कि पिछले 5 सालों में कंपनी की पूंजी में से लाभांश बांटा जा रहा था और सीए ने जो है उसकी स्वच्छ मतलब क्लीन रिपोर्ट दे दी थी कि सब कुछ ओके है। तो जब इस संबंध में कंपनी के मालिक ने कोर्ट केस किया तो उसमें अंकेक्षक का दायित्व सिद्ध हुआ कि अंकेक्षक का दायित्व ये था कि वह कंपनी की बैलेंस शीट को प्रॉपर चेक करे और कोई फाइनेंशियल गड़बड़ तो नहीं है उसे पकड़े। तो उस कंडीशन में फिर अंकेक्षक का दायित्व सिद्ध हुआ कि अंकेक्षक के द्वारा लापरवाही की गई है। तो आपको यदि लापरवाही वाला पॉइंट लिख रहे हैं आप, तो उसमें आप उदाहरण दे सकते हैं। कर्तव्य भंग, हमने देखा कि अंकेक्षक की ये ड्यूटी है, जैसे रिपोर्ट पर साइन करना। अब अंकेक्षक ने पूरी रिपोर्ट बना दी, सब कुछ ओके है और उसने साइन नहीं किए हैं, उसके कारण यदि कंपनी के मालिक को कोई नुकसान हुआ है, जब वो टैक्स अथॉरिटी में वो रिपोर्ट गई है तो पता लगा कि देखा नीचे साइन नहीं है, तो उसके कारण यदि कंपनी को कोई नुकसान हुआ है तो उसमें भी फिर अंकेक्षक का दायित्व बनता है। तो इन दोनों कंडीशन में आपको क्या पॉइंट जरूर लिखना है कि हर उस स्थिति में अंकेक्षक का दायित्व होता है जब अंकेक्षक की लापरवाही या कर्तव्य भंग के कारण कंपनी को मनी मतलब फाइनेंशियल लॉस हुआ है। क्लियर हो गई ये चीज? अपराध कार्यों के लिए दायित्व, इसमें जो है आपका कि यदि अंकेक्षक के द्वारा जानबूझकर कुछ इस तरह की चीजें की गई हैं, मतलब संपत्ति से छेड़छाड़, जो उसके अधिकार हैं कि वो कहीं भी आ जा सकता है, लेखा पुस्तकें देख सकता है, जांच कर सकता है, भौतिक सत्यापन कर सकता है, तो उसने यदि अपने अधिकारों का गलत उपयोग किया है, किसी संपत्ति से छेड़छाड़ की है, लेखा पुस्तकों की व्यवस्थित जांच नहीं की है, तो उस पर जो है अपराध दायित्व बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर जो है कोर्ट केस चलाया जाएगा और साथ ही सजा भी हो सकती है और फाइनेंशियल पेनल्टी मतलब अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। ठीक है। वैधानिक दायित्व जो है इसमें कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं। प्रविवरण में गलत जानकारी दे देना। प्रविवरण मैंने बताया आपको क्या होता है, तो इसके बेसिस पे ही कंपनी के अंशधारी अपना पैसा कंपनी में लगाते हैं। तो यदि इसमें कोई जानकारी गलत दी गई है तो कोर्ट इसमें जो है सीए के ऊपर केस फाइल कर सकती है और अर्थदंड लगा सकती है।
ऐसे यदि अधिकार, कर्तव्य और दायित्व में हस्ताक्षर करने में अंकेक्षक के द्वारा कोई गड़बड़ की गई है तो उस पर पेनल्टी लग सकती है और उसे जेल भी हो सकती है। अनुसंधान कार्य में मदद न करना, यदि जो है किसी कंपनी का अंकेक्षण सरकारी अंकेक्षक के द्वारा हो रहा है तो कंपनी का जो ऑडिटर है उसने यदि जो सरकारी अंकेक्षक आया है, जो अपॉइंट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अनुसंधान में मदद नहीं की, उसको सारी जानकारी जो चाहिए थी वो नहीं दी है, तो उस कंडीशन में अंकेक्षक का दायित्व बनता है और उसे 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। संपत्ति, प्रलेख व पुस्तकें वापस न कर रहे हो, चूंकि अंकेक्षक का अधिकार है कि वो लेखा पुस्तकें देख सकता है, रख सकता है, चेक कर सकता है, किसी भी संपत्ति के प्रलेख को चेक कर सकता है, तो उसने चेक करने के लिए लिए हैं और अब वापस नहीं कर रहा है तो उस पर फिर कोर्ट केस चलेगा, अर्थदंड लग सकता है। न्यायालय द्वारा जांच में सहयोग प्रदान नहीं कर रहा है, कोई कंपनी के ऊपर कोर्ट की आज्ञा से जांच चल रही है तो उस कंपनी का जो सीए है वो हेल्प नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में उसका दायित्व बनेगा। दायित्व में आपको हर जगह यही लिखना है कि उसके ऊपर अर्थदंड या सजा हो सकती है। खातों में गड़बड़ी की हो तो खातों में गड़बड़ी यदि करी है और अंकेक्षक ने उसके बारे में सही रिपोर्ट नहीं दी है, जानबूझकर उस तथ्य को छुपाया है, तो उस कंडीशन में 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की अर्थदंड लग सकता है और यदि जुर्माना नहीं भरा गया है तो 2,000 रुपए प्रतिदिन तक उसको जुर्माना भरना रहेगा जब तक वो उस गलती के संबंध में स्पष्टीकरण न दे दे। जानबूझकर गलत कार्य करना, सीए को हमने गलती को पकड़ने के लिए रखा है, गलती को ढूंढने के लिए जो है अपॉइंट किया है, वो यदि खुद ही गलत काम कर रहा है, जानबूझकर खातों से छेड़छाड़ कर रहा है तो वही कोर्ट केस। गलत प्रमाण पत्र जारी कर दिया, मतलब उसने जब कंपनी के खातों की जांच की तो उसने देखा कि खातों में गड़बड़ी है, उसके बावजूद उसने क्लीन रिपोर्ट दे दी कि सब कुछ ओके है, तो उस कंडीशन में उस पर दायित्व आएगा। गलत बयान यदि दे रहा है, स्पष्टीकरण के समय सही जानकारी नहीं दे रहा है तो उस पर दायित्व बनता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका ये अंकेक्षण के अधिकार, ऑडिटर के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व यदि आते हैं तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है रिपोर्ट। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किस तरीके से बनाता है, तो वह रिपोर्ट जो है अंकेक्षक के द्वारा बनाई जाती है सबसे अंत में कि कंपनी में उसने जो अकाउंट्स चेक किए हैं वह अकाउंट्स व्यवस्थित है या नहीं है, तो उसी संबंध में जो रिपोर्टिंग की जाती है उसे अंकेक्षक की रिपोर्ट कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, वो तो आईएमपी क्वेश्चन है यूनिट 4 का, इसे आप जरूर प्रिपेयर करें। पहला प्रकार होता है स्वच्छ रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट, और दूसरी होती है मर्यादित रिपोर्ट, अंकेक्षक प्रतिवेदन। ठीक है, ऑडिटर रिपोर्ट। ये 2 प्रकार की होती है, क्लीन रिपोर्ट और क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट, स्वच्छ रिपोर्ट प्रतिवेदन और मर्यादित रिपोर्ट। तो रिपोर्ट जो है अंकेक्षक के द्वारा अंत में बनाई जाएगी, तो क्लीन रिपोर्ट का अर्थ होगा कि जिसमें अंकेक्षक यह लिखेगा कि उसके द्वारा जो चेकिंग की गई है वह सब नियमानुसार है, सभी जो है सारे नियम के अनुसार रखी गई है, खातों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, सभी संपत्तियों का मूल्यांकन व्यवस्थित हुआ है। तो जब ऑडिटर के द्वारा सभी चीज़ों की व्यवस्थित इंफॉर्मेशन रखी गई है, सहयोग किया गया है, समस्त पूछताछ जो है वो सही पाई गई है, तो ऐसी रिपोर्ट यदि ऑडिटर के द्वारा दी जाती है, अंकेक्षक के द्वारा दी जाती है, तो उसे कहते हैं हम क्लीन रिपोर्ट, स्वच्छ रिपोर्ट।
मर्यादित रिपोर्ट जो है अंकेक्षक के द्वारा उस स्थिति में दी जाती है जब वह संस्था के खातों से संतुष्ट नहीं होता है, संस्था के द्वारा दी गई जानकारी से असंतुष्ट होता है, या उसे कहीं भी यह संदेह होता है कि संस्था के द्वारा जो खाते रखे गए हैं, संपत्तियों का मूल्यांकन किया गया है, वह अधिक मूल्यांकन कर दिया गया है, ख्याति का अपलेखन नहीं किया है, कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो उस संबंध में जो रिपोर्ट अंकेक्षक के द्वारा दी जाती है वो होती है मर्यादित रिपोर्ट। ठीक है, तो अब आपको इसमें पॉइंट कैसे आ सकते हैं कि स्वच्छ रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है उसका एक सैंपल दीजिए, या फिर आपको इसमें क्वेश्चन आएगा कि क्वालिफाइड रिपोर्ट का एक सैंपल दीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको स्वच्छ रिपोर्ट का एक सैंपल दिख रहा है। तो स्वच्छ रिपोर्ट के सैंपल में आपको जो चीजें दिख रही हैं उस हिसाब से आपको पॉइंट इलॉबरेट करने हैं। जैसे स्वच्छ रिपोर्ट में मैंने बताया कि आपको सब कुछ पॉजिटिव लिखना है, जैसे कि संस्था की लेखा पुस्तकें नियमों के अनुसार पाई गई हैं, सभी संपत्तियों का मूल्यांकन सही या नियमानुसार किया गया है, खाते जो हैं उनके संबंध में बिल और वाउचर व्यवस्थित रखे गए हैं, संस्था के दायित्व जो थे उनका समयानुसार भुगतान किया जा रहा है, संस्था की रोकड़ की स्थिति जो है वह वास्तव रूप में जो नकद रोकड़ रखी गई है उससे मिलती है। इसके साथ ही तो इसी तरीके से स्वच्छ रिपोर्ट में आपको जो दिख रहा है उस हिसाब से आपको यदि सैंपल लिखने को आता है तो एग्जाम्पल लेकर आप उसको पूरी चीजें लिख कर आएंगे। ऐसी मर्यादित रिपोर्ट आप लोग को दिख रही है। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट में हमें यह दिखाना है कि अंकेक्षक असंतुष्ट है, तो उसमें पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि संस्था के द्वारा दिखाए गए खाते जो हैं वो नियमानुसार नहीं है, उसमें गड़बड़ी की संभावना है, संपत्तियों का मूल्यांकन अधिक किया गया है जिसके कारण आर्थिक स्थिति सही नहीं दिख रही है, कंपनी के द्वारा बिल और वाउचर व्यवस्थित नहीं रखे गए हैं, कुछ सौदों से संबंधित बिल नहीं पाए गए हैं। तो मर्यादित रिपोर्ट जो आपको सैंपल दिख रहा है तो आप इसको जस्ट एक बार रीड कर लीजिए, आपको दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। और यदि आपको सैंपल लिखने को आता है या स्वच्छ रिपोर्ट कैसी बनाई जाती है उसके पॉइंट लिखिए तो आप उसको व्यवस्थित रूप से लिख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यूनिट 4 में हम ये सब चीजें पढ़ने, इसके साथ ही यूनिट 4 में आप लोगों को कंपनी का अंकेक्षण, अब आपको ऑडिटिंग का अर्थ जो है समझ में आ गया है। तो कभी ऐसा आ सकता है कि कंपनी की अंश पूंजी का अंकेक्षण कैसे करेंगे, कंपनी की अंश पूंजी का अंकेक्षण कैसे करेंगे। तो शेयर कैपिटल की हमको चेकिंग करनी है। ऐसे ही आपको आ सकता है कि कंपनी के दस्तावेज, कंपनी के जो प्रलेख होते हैं उनका अंकेक्षण किस तरीके से होता है। तो दस्तावेज कौन कौन से होते हैं वो पता होना चाहिए। पार्षद सीमा नियम बनता है, फिर पार्षद अंतर नियम बनता है जिसमें सारे जो है नियम लिखे रहते हैं, प्रविवरण बनाती है कंपनी, फिर व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेती है, फिर इसके साथ ही संचालकों से समझौते मतलब एग्रीमेंट करती है तो वो रहता है। तो ये सारे कंपनी के दस्तावेज हैं। अब इनको कैसे चेक करेंगे। तो अंकेक्षक का कार्य जो है वो अधिकारी नहीं है, एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो वह जो है पार्षद सीमा नियम में क्या देखेगा कि जो पार्षद सीमा नियम में है उसी के अनुसार कंपनी का बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है। पार्षद मतलब पार्षद सीमा नियम में जो उद्देश्य लिखे गए हैं, 6 उद्देश्य लिखे जाते हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी कार्य कर रही है या नहीं कर रही। तो इस तरीके से आपको कंपनी के अंकेक्षण में ये आ सकते हैं। तो इसको भी एक बार आप अच्छे से देख लीजिए।